यूक्रेन की फौज ने रूस के सिपाहियों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उनके सिपाहियों ने नई बंदूकों और मिसाइलों के साथ अलग अलग ट्रेनिंग कैंपों में अभ्यास किया। जहां उनका हौसला बढ़ाने के लिए सेना के अधिकारियों ने पहले उनसे बात की और फिर अपने कंधों पर बंदूक थामे जवान आगे बढ़ गए। पोजीशन लेने के बाद जैसे ही उन्हें इशारा मिला, उन्होंने मिसाइल दाग दी। ट्रेनिंग कैंप में मौजूद जवान जोश से भरे नजर आए, जहां उन्होंने रूस के सैनिकों को खुली चेतावनी भी दी। місцях, де може бути зустріч з противником. इस तैयारी में दुश्मन सेना पर सामने से गोलीबारी करना भी शामिल था। इस दौरान यूक्रेन के सैनिकों को बंकरों में छिपकर दुश्मन पर लगातार फायरिंग करने और अपने साथियों को कवर फायर देकर उन्हें आगे बढ़ाने के तरीके भी सिखाए गए। अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए यूक्रेन ने नए अभियान की शुरुआत कर दी और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस जंग में यूक्रेन अब तक अपने सैकड़ों फाइटर जेट गंवा चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन की वायुसेना के पास अब बहुत ही कम लड़ाकू विमान बचे हैं। ऐसे में वहां की वायुसेना ने दुनिया के सभी देशों से उन्हें लड़ाकू विमान देने की अपील की, जिसके लिए एक वीडियो जारी किया गया और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए मुहिम भी शुरू की गई। इस वीडियो में यूक्रेन का एक सैनिक MiG-29 लड़ाकू विमान के सामने खड़े होकर सभी देशों से यूक्रेन को जंगी जहाज खरीद कर देने की गुहार लगाता दिखा, ताकि उसकी सेना रूसी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। Buy me a fighter jet. I will fight with my whole heart to destroy the tanks. यूक्रेन की वायुसेना की तरफ से जारी इस वीडियो के आखिर में सुखोई विमान भी नजर आया। वहीं उस सैनिक ने राफाल और सुखोई समेत दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को जल्द से जल्द यूक्रेन तक पहुंचाने की बात कही। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी सेना पर बड़ा हमला बोला है। इस हमले में यूक्रेन की सेना ने रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना पर धावा बोला। इसका वीडियो यूक्रेन ने जारी किया है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर से हर सेकंड बम निकलते दिखे। इस हमले में रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो रॉकेट लॉन्चर से बम बरसाने का वीडियो जारी किया गया है, एक के बाद एक बम बरसाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कितना नुकसान यहां पर पुतिन की सेना को हुआ है ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन की सेना हमले कर रही है। आज 52वां दिन है यूक्रेन रूस युद्ध का और सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। और पुतिन की सेना, पुतिन लगातार परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के सैनिक लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं और रॉकेट लॉन्चर से हर सेकंड बम निकलते दिखाई दे रहे हैं। इस हमले में रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अमेरिका का दावा है कि रूस भले ही पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में कहर ढाने की तगड़ी से तगड़ी तैयारी कर ले, फिर भी यूक्रेन का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉनबास का मौसम काफी खराब चल रहा है और माना जा रहा है कि ये खराब मौसम यूक्रेन के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि बीते कई दिनों से डॉनबास यानी पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों में बारिश हो रही है और अनुमान है कि वहां अगले कुछ और दिनों तक बादल बरसते रहेंगे। इसके साथ ही वहां तापमान भी बढ़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन में गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। इसलिए अमेरिका के रक्षा विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने दावा किया कि रूस की सेना जितनी ताकत से और जितनी तेजी से पूर्वी यूक्रेन पर हमला बोलने के लिए बढ़ रही हो, मौसम के आगे उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। रूस अपने टैंक और तोपों और हेलीकॉप्टरों के साथ पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है, ताकि जमीन और आसमान दोनों मोर्चों पर डॉनबास को घेर कर उस पर कब्जा जमाया जा सके। पूर्वी यूक्रेन में घुसते रूसी सेना के लंबे चौड़े काफिले का सबूत पेश करती कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब डॉनबास में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां की मिट्टी गीली हो चुकी है और दलदली जमीन जंग लड़ने के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं। जबकि डॉनबास का इलाका विशाल मैदान की तरह है, मतलब काफी खुला है और उसकी जमीन समतल है। सीधे सीधे कहें तो जंग लड़ने के लिए इस तरह का क्षेत्र बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि वहाँ सेना की गाड़ियाँ आराम से चल फिर पाती हैं। लेकिन अगर अमेरिका के रक्षा अधिकारी का दावा सही निकला तो पुतिन के मास्टर प्लान पर पानी फिर सकता है, क्योंकि कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से डॉनबास की जमीन दलदली हो चुकी है, वहां रास्ते कीचड़ से भर चुके हैं और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना का काफिला सड़क पर सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि सेना के भारी भरकम टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों का वजन उठाने के लिए ठोस सतह चाहिए होती है
और डॉनबास के कीचड़ से भरे रास्ते रूस की सेना की मूवमेंट में रोड़ा अटकाएंगे, जिन पर उनकी गाड़ियां या तो धंस जाएंगी या फिर उन्हें रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब डॉनबास में भी रूस को यूक्रेन के हाथों मुंह की खानी पड़ेगी और उसका वही हश्र होगा जैसा उसकी सेना का यूक्रेन के उत्तर और राजधानी कीव में हुआ था। कीव में भी रूस की सेना पर वहां का मौसम ही भारी पड़ा था, क्योंकि फरवरी मार्च में कीव में जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी और जमीन पर गिरी बर्फ पूरी तरह जमी नहीं थी, यानी जमीन नरम थी और वो रूस की सेना के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों वगैरह का वजन उठाने के लायक नहीं थी। लेकिन रूस को यूक्रेन को अपनी मुट्ठी में करने की इतनी जल्दी थी कि उसने कीव की तरफ कूच कर दिया, जिसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि नरम जमीन पर रूस की सेना के टैंक दौड़ ही नहीं पाए और उन्हें सड़क का रास्ता पकड़ना पड़ा। इससे हुआ ये कि रूसी सेना हर तरफ फैल नहीं पाई, उसके टैंकों को लंबे चौड़े काफिले में सड़कों पर ही चलना पड़ा। इससे यूक्रेन की सेना के लिए उनके रूट का पता लगाना बेहद आसान हो गया और उसने जेवलिन मिसाइलें दाग कर रूस के टैंकों को ढेर कर दिया। अभी यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन का दावा है कि उसने रूसी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वीडियो में यूक्रेन की सेना कंधे पर रखकर रॉकेट फायर करते हुए दिखी। वीडियो में यूक्रेन की सेना बंकर में छिपकर रूसी सेना पर गोलियां बरसाती दिखी। वीडियो में साफ है कि यूक्रेन की सेना ने युद्ध के लिए पूरी तैयारी की है। उन्होंने बंकर बनाया है और उस बंकर से वो रूस की सेना पर गोलियां और रॉकेट से हमला कर रही है। तो ये वीडियो जारी किया है किस तरीके से वहां पर हमले हो रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर से यहां पर मौत बरस रही है। बंकर में छुपने को मजबूर हैं रूसी सेना पर यूक्रेन की सेना गोलियां बरसा रही है। युद्ध के 51 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूसी सेना अब तक कमजोर माने जा रहे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकी है। इसलिए एक बड़ी खबर है कि जेवलिन मिसाइल जो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को अमेरिका से लगातार मिल रही है, और जेवलिन से पुतिन की टेंशन बढ़ी तो अमेरिका ने यूक्रेन में इनकी सप्लाई बढ़ा दी, जिसका एक वीडियो भी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ओर से जारी किया गया, जिसमें अमेरिकी सेना के जवान एक गोदाम से जेवलिन मिसाइलों को निकालकर एक कंटेनर में लोड करते दिखाई दिए। इसके बाद इन्हें मशीनों की मदद से रनवे पर खड़े अमेरिकी सेना के एक जहाज में रखा गया। बताया गया कि इसके बाद करीब 500 मिसाइलों की इस खेप को यूक्रेन की मदद के लिए भेज दिया गया, जो पुतिन की सेना के लिए खौफ बन चुकी है। और यूक्रेन का दावा है कि जेवलिन के सटीक निशाने की मदद से अब तक उसने रूसी सेना के करीब 700 टैंक ध्वस्त कर दिए, जबकि उसकी सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया। क्योंकि ये मिसाइल 2 वॉरहेड से लैस होती है। पहली टैंक के रक्षा कवच को उड़ा देती है, जबकि दूसरी टैंक के भीतर जाकर उसे नुकसान पहुंचाती है, यानी दुश्मन के टैंक के पास बचने का कोई चांस ही नहीं रहता। इसलिए यूक्रेन युद्ध में इन मिसाइलों के हमलों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है और युद्ध में यूक्रेन इस मिसाइल के दम पर रूस की सेना से डटकर मुकाबला कर रही है। यही नहीं, कई इलाकों में तो उसने रूसी सेना के इतने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी कि उसे वापस भागने के लिए मजबूर भी कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में रूसी हमलों के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर है। दावा है कि कीव के पास कोजारिविची में रूसी सेना ने एक स्कूल पर हमला किया और वहां अपना बेस बना लिया। करीब 1 महीने इसी बेस से रूस के सैनिक अपने अभियान का संचालन करते रहे। सीधे कीव से न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। हम इस वक्त कजारोविच में हैं, जो कीव से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर है। रूस की सेना यहाँ 1 महीने तक रही थी। उसकी तबाही के निशान आप देख सकते हैं, ये टूटी हुई खिड़कियां हैं। और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि रूस की सेना और उसके कमांडर इस जगह को अपना ठिकाना बना करके 1 महीने तक यहीं रहे और यहीं से ऑपरेशन को अंजाम दिया। कीव का जो घेरा डाला था। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए इस कमरे में अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, सामान्य सी चीज़ अगर आपको लग रही होगी, ये सामान्य सी चीज़ नहीं है। ये डिब्बा बंद भोजन था जो रूस के सैनिक अपने साथ लाए थे, यहीं खाते थे और यहीं रहते थे। ये देखिए यहाँ पर ये डिब्बा बंद भोजन है। ये देखिए पीने के लिए आम या फिर ये एप्पल का जूस है। ये अपने साथ वो लेकर के आए थे रूस से और इसी के ज़रिए यहाँ पर वो रहते थे। अब बेडरूम उनका कैसे होता था, आइए आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ।
जो रूस के सैनिक हैं वो किस तरह से यहाँ पर महीनों दिन रहे। ये देखिए बैठने के लिए एक स्टूल है, यहाँ पर वो बैठते थे, और ये बेड है, अस्थाई बेड है, जो 1 2 3 4 बेड यहाँ पर लगे हुए थे, यानी 4 से 6 सैनिक यहाँ पर रात में आराम करते थे। जब उनकी शिफ्ट नहीं होती थी तब वो आराम करते थे। और कपड़े यहाँ पर छूटे हुए हैं, और ये जो डब्बा बंद खाना वो लाए थे, देखिए इसमें बिस्किट वगैरह लाए थे, ये डब्बा यहीं पर छूटा रह गया है। और ये बेडरूम आपने देखा हमको, और आपको देखिए ये मिल्क है, और इस डब्बे में भी देखिए कुछ खाने की चीज़ें अभी रखी हुई हैं। तो मैं दूसरे कमरे में आपको लेके चलता हूँ, आइए दिखाते हैं, क्योंकि इसके बगल वाले कमरे में यहाँ के जो लोग हैं बता रहे हैं कि कमांडर भी उनका रहता था। ये गली है और गली के दोनों तरफ कमरे हैं, उन कमरों के अंदर ये लोग रहते थे सैनिक। देखिए एक ये कमरा है, यहाँ पर भी रूस की सेना के जवान यहाँ पर रहते थे। देखिए ये कमरा है, यहाँ पर रूस की सेना के जवान रहते थे यहाँ पर, और जो खाना पीना खाया उन्होंने, जो कचरा है वो देखिए इस पेटी में रखते थे वो। यहाँ पर देखिए जो कुछ भी उन्होंने खाया पिया है, देखिए पैकेट्स में, छोटे छोटे बॉक्सेस में, डब्बों में जो खाना था उसको खा करके यहाँ पर देखिए ये एनर्जी बार और चॉकलेट्स और एनर्जी बार के ये डिब्बे हैं। अब आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ, दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, ये देखिए ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड एक छोटा सा रूम है, एसी इसमें लगी हुई, हालांकि ठंडक बहुत पड़ती है तो ब्लोअर चला रहे होंगे उस वक्त गर्मी के लिए। एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ है यहाँ पर, और एक बेड है। ये लोग कह रहे थे कि जो इस फैक्ट्री के में काम करने वाले लोग कह रहे थे कि यहाँ पर उनका कमांडर रहता था, और साथ ही साथ और भी जगहें हैं जहाँ पर सैनिक रहते थे या रूस के। देखिए ये तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, आइए कमल देव जी इधर आइए। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो पैकेट है रसियन पैकेट है, ये वहाँ से खाने पीने का सामान। ये देखिए यहाँ पर जैसे मैगी वगैरह हम लोग अपने यहाँ बनाते, देखिए कप चाय पीने के लिए, देखिए यहाँ पर कप है, और वाइन वगैरह पीने के लिए देखिए छोटे छोटे कप ये हैं। देखिए आइस डालने के लिए ये सारा इंतज़ाम यहाँ पर था। ये देखिए बिस्किट्स हैं, ये जो पड़े हुए हैं ये बिस्किट्स हैं जो रूस के सैनिक और कमांडरों ने इस्तेमाल किया। और ये मैच बॉक्स है, माचिस सिगरेट जलाने के लिए। ये नीचे देखिए अगर आप, तो ये फ्रूट जैम जैसा कुछ है जिसका इस्तेमाल करते थे। ये सारा कुछ रूस के लोगों, देखिए यहाँ पर एक स्टूल छोटा सा है, एक स्टूल वहाँ पे है, और ये बेडरूम। इसी तरह से ज़मीन पर वो सोते थे। और ये देखिए जो बूट है, ये भी रूस की मिलिट्री का बूट है। यहाँ पर वो लोग काफ़ी दिनों तक रहे थे, इसलिए देखिए खाने पीने का सामान, वाइन पीने के लिए किस तरह से छोटे छोटे, ये देखिए इधर ये छोटे छोटे गिलास जो लोग, सेना के लोग जो वाइन वगैरह पीते हैं उसके लिए यहाँ पर था। और मैं अब दूसरी तस्वीर फिर आपको दिखाता हूँ, दूसरे कमरे में आपको लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए एक और कमरा है जो कि ये भी देखिए तहस नहस हुआ है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर भी आपको वही तस्वीर दिखाई देगी। एक बकेट है यहाँ पर रखी हुई, और फिर वही डिब्बा बंद खाना, और अलमारी के अंदर कुछ दस्तावेज हैं जिसमें अब कुछ बचा नहीं, सिर्फ फाइल रह गई है। ये फाइल है, यहाँ पर देखिए ये चम्मच है, ये बिस्किट है, ये चम्मच है, ये सब भी देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो रूस की सेना जब कीव के आसपास घेरा डाली थी और आसपास के इलाकों को लगातार जीतती चली जा रही थी, तो एक बेस उन्होंने बनाया था जिसको आप अस्थायी मिलिट्री बेस कह सकते हैं, जहां उनका जनरल रहता था, जहां उनके सैनिक रहते थे, जहां वो रणनीति बनाते थे अगले दिन की, जहां वो आराम करते थे, जहां वो खाना खाते थे। और अपेक्षाकृत रूप से ये सेफ जगह है क्योंकि इसके आसपास चारों तरफ मोर्चे लगा रखे थे रूस की सेना ने। तो मैंने आपको दिखाया किस तरह से रूस की सेना जब यूक्रेन पर कब्जे का प्रयास कर रही थी और महीने दिन तक यहाँ पर उन्होंने लंगर डाला था एक तरह से, तो किस तरह से वो खाते थे, रहते थे, और किन परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ पर 1 महीने का वक्त गुजारा था। यूक्रेन युद्ध के बीच बल्गेरिया और हॉलैंड के लड़ाकू विमानों ने बल्गेरिया के ग्राफ इग्नोटिका में अभ्यास किया। इस महीने की शुरुआत में ही नीदरलैंड्स ने अपने 4 लड़ाकू विमान 100 कर्मचारियों के साथ बल्गेरिया भेजे थे।
जिन्होंने वहां पहुंचने के बाद ग्राफ इग्नोटिको एयरबेस पर बल्गेरिया की वायुसेना के साथ मिलकर आसमान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास में बल्गेरिया के 2 F-35 लड़ाकू विमान, नीदरलैंड्स के 4 MiG-29 विमानों के साथ शामिल हुए, जिन्होंने एक एक कर उस एयरबेस से उड़ान भरी। जो तस्वीरें सामने आई उनमें बल्गेरिया के लड़ाकू विमानों के बाद नीदरलैंड्स के MiG-29 ने उड़ान भरी और कई हजार फीट ऊपर आसमान में कलाबाजी कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले रूस ने डोनबास का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस की सेना सरेंडर करती दिख रही है। रूस की सेना को यूक्रेन सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है, जिसके बाद रूसी सेना घुटनों के बल रेंगती हुई यूक्रेन की सेना की तरफ बढ़ती है और फिर सरेंडर कर देती है। तो रूस की सेना किस तरीके से सरेंडर कर देती है, ये इन तस्वीरों में आप देखते हैं। डोनबास ये वो इलाका है जहां पर पुतिन की सेना कब्जा करना चाहती है, लेकिन देखिए कैसे यूक्रेन में वहां के सैनिक इनको जवाब दे रहे हैं और रेंगते हुए रूसी सैनिक आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सरेंडर कर देते हैं। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 52वां दिन है और यूक्रेन ने ये वीडियो जारी किया है और ये सबूत पेश किया है किस तरीके से घुटनों के बल आगे रेंगती हुई पुतिन की सेना नजर आ रही है। तो यहाँ पर सरेंडर कर दिया है पुतिन की सेना ने। डोनबास जिस इलाके में पुतिन की सेना कब्जा करना चाहती है, वहां पर बड़ी दावेदारी पेश कर रही है यूक्रेन की सेना और ये तस्वीरें इस बात का सबूत भी है। यूक्रेन की सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। यूक्रेन की सेना ने अपने दुश्मनों को खदेड़ने के लिए नई रणनीति बना ली। इसके तहत पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत की सीमाओं पर ज़ेलेंस्की के जवानों ने घेरेबंदी और तेज कर दी, ताकि रूस की फौज को आगे बढ़ने से रोका जा सके। और अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए यूक्रेन के जवान चौक चौराहों पर पूरी तरह मुस्तैद दिखे। इस दौरान इन जवानों का जोश हाई दिखा और वो पुतिन की सेना को आंख दिखाते नजर आए। इसका मतलब ये कि आदेश मिलते ही ज़ेलेंस्की के जवान दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, अपनी जमीन से दुश्मन को खदेड़ने के लिए इन सैनिकों ने हथियारों का जखीरा भी जुटा लिया। यूक्रेन के इन सैनिकों का जज्बा देख वहाँ के लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आए। इस दौरान ये लोग सीमेंट के खाली बोरों में मिट्टी भरते दिखे, जिसके जरिए उन्होंने वहाँ मिट्टी से भरे इन कट्टों से एक दीवार खड़ी कर दी। इस बीच यूक्रेन से ईस्टर त्योहार मनाने के लिए शरणार्थियों का जत्था पोलैंड में दाखिल होता नजर आया। 1.5 महीने से जारी जंग के बीच लोगों के चेहरे पर राहत दिखाई दी, जिसकी वजह थी वहां मनाए जाने वाला ईस्टर त्योहार। इसके लिए कई लोग सीमा पार कर पोलैंड के अलग अलग हिस्सों में त्योहार की तैयारी करते नजर आए। वहां मौजूद एक शख्स ने तो लोगों का स्वागत गुलाबी रंग के खरगोश की पोशाक में किया। Welcome these refugees and show the world solidarity. That's just my little part to do. ऐसी तस्वीरें पोलैंड और यूक्रेन की सीमा के पास मौजूद कई हिस्सों में देखने को मिली। वहां त्योहार के लिए सड़कों को सजाया गया, साथ ही लोग अपने परिवार वालों से मिलने के लिए स्टेशन और एयरपोर्ट पर जुटे नजर आए। यूक्रेन की सेना ने जंग के मैदान पर पुतिन को एक और बड़ा झटका दिया। यूक्रेन सरकार का दावा है कि उसके सैनिकों ने कीव के पास रूस के एक और लेफ्टिनेंट जनरल को मार गिराया, जिसे पुतिन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे अब पुतिन की यूक्रेन के लिए बनाई रणनीति पर भी सवाल उठने लग गए। लेफ्टिनेंट जनरल दिनीस मेरुयफ रूस के 40वें ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जिनकी जंग के मोर्चे पर जान चली गई। बताया गया कि राजधानी कीव के पास यूक्रेन की सेना के साथ हुई भीषण जंग के दौरान उनकी मौत हुई। ज़ेलेंस्की सरकार ने दावा किया है कि उसकी सेना ने युद्ध में अब तक रूस के 7 जनरल मार गिराए हैं। यूक्रेन दावा करता है कि इसी वजह से पुतिन को अपनी सैन्य रणनीति में कई बार बदलाव करना पड़ा। यही नहीं, यूक्रेन तो ये भी दावा करता है कि कई जगहों पर रूस की सेना या तो भाग खड़ी हुई या यूक्रेन के सैनिकों के सामने उसने सरेंडर कर दिया। अपने इसी दावे के बल पर यूक्रेन ने रूस की घेरेबंदी तेज कर दी। और ज़ेलेंस्की सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में रूसी अधिकारियों की मौत ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन पर हमला कर पुतिन को मुंह की खानी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा है कि अब तक रूस के करीब 20,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और जंग के मोर्चे पर मरने वालों में रूसी सेना के 40 बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें 33 कर्नल रैंक के अधिकारी और 7 जनरल भी हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना की अगुवाई कर रहे थे। वहीं खार्किव में रूस के लगातार हमलों ने खलबली मचा दी है। वहां रूस ने दनादन इतनी मिसाइलें दागी कि लोगों की जान पर बन आई।
जिसका असर वहां मौजूद तकरीबन हर घर में देखने को मिला। एक जगह पर तो रूस की फौज का हमला एक शख्स के लिए काल साबित हुआ। उसने अपने घर के अंदर ही दम तोड़ दिया, जिसकी वजह से वहां चारों तरफ खून के धब्बे बन गए। उसकी मौत के बाद इलाके में मातम पसर गया, जिसके बाद बाकी लोगों को घर से बाहर निकालकर उसके शव को वैन में भरकर राहत कर्मी अपने साथ ले गए। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई रूस के मोस्कवा वॉरशिप पर हुए हमले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि काला सागर में डूबने वाले जंगी जहाज पर रूस के परमाणु हथियार भी थे। माना जा रहा है कि परमाणु हथियारों के साथ ही ये जहाज समुद्र में डूब गया। रूस की नौसेना का सबसे खतरनाक वॉरशिप माना जाता है। मोस्कवा परमाणु हथियारों के साथ इस वॉरशिप के समुद्र में डूबने की खबर को रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कीव से अरुण सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। कीव, और क्या जानकारी इसके बारे में? जी प्रीति, काला सागर में तैनात रूस के इस बड़े युद्धपोत का तबाह हो जाना रूस के लिए बड़ा झटका है और कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन का जो परमाणु प्लान था उसके लिए भी ये धक्का है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया लगातार इस तरह की खबरें दे रहा था, लगातार ये लिख रहा था कि ये युद्धपोत जो है वो परमाणु हथियारों से लैस है और उसका तबाह हो जाना पुतिन के परमाणु प्लान के लिए भी एक बड़ा झटका है। दूसरी तरफ रूस ने अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज के डूबने का बदला लेने के लिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। ये हमले राजधानी कीव के दक्षिण दिशा में किए गए। काफी देर तक बमबारी होती रही, जिसमें किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। और बाद में ये बताया गया कि यूक्रेन की एक मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। रात के अंधेरे में आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई देती रहीं। रूस की भीषण बमबारी से पूरा इलाका दहल उठा। बम बरसते रहे और आग की ऊंची ऊंची लपटें पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेती रहीं। नुकसान की कोई खबर यूक्रेन की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन रूस की फौज ने बयान जरूर जारी किया। रूस ने बताया कि एक ऐसी फैक्ट्री थी जिसमें मिसाइलें बनाई जा रही थी। कौन सी मिसाइल बन रही थी ये भी साफ नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि ये पुतिन के लिए बदलापुर से कम नहीं था। एक दिन पहले ही रूस ने अपना ऐसा जहाज खोया जो उसकी नौसेना की आन बान और शान से कम नहीं था। रूस के लिए वाकई बहुत बड़ा नुकसान था और काला सागर में उसके लिए एक बड़ा झटका भी। यूक्रेन ने ये दावा भी किया कि इस वॉरशिप मोस्कवा को यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल ने निशाना बनाया। माना ये जा रहा है कि काला सागर में हुई घटना का ही अंजाम कीव के पास दिखा, जहां रूस ने उस फैक्ट्री को खंडहर बना दिया जहां नेपच्यून मिसाइलें बनाई जा रही थी। हालांकि यूक्रेन इस मसले पर पूरी तरह खामोश रहा। यूक्रेन ने इस बात पर भी चुप्पी नहीं तोड़ी कि इसी फैक्ट्री में नेपच्यून मिसाइलें बन रही थी या नहीं, लेकिन पता ये चला कि एक दिन पहले डूबने वाले मोस्कवा जहाज के जाने से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा। और ऐसा झटका लगा जिसने उसे बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। खबर है कि वॉरशिप पर मौजूद 510 नौसैनिकों और अधिकारियों में 452 की ही जान बचाई जा सकी। खबर तो यहाँ तक है कि रूस के नौसेना के एक बड़े अधिकारी को यूक्रेन ने गिरफ्तार भी कर लिया। मोस्कवा एक ऐसा जंगी जहाज था जो सोवियत संघ के जमाने में डिजाइन किया गया था। ऐसा डिजाइन जिसमें बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलों की तैनाती की जा सकती थी। खतरनाक मिसाइलों से लैस ये वॉरशिप किसी भी दुश्मन को चारों खाने चित करने का दम रखता था। दुनिया में सबसे घातक वॉरशिप में गिना जाने वाला मोस्कवा काला सागर में समा गया और रूस देखता रह गया। 2014 में रूस ने दक्षिण यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा किया था। उसी वक्त से मोस्कवा को क्राइमिया की सीमा पर काला सागर में तैनात किया गया था। किसी के लिए ये सुनना भी हैरान करने वाला है कि यूक्रेन की एक एंटी शिप मिसाइल ने मोस्कवा को नष्ट कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि डूबे हुए जहाज मोस्कवा पर कुछ परमाणु हथियार होने की खबर है। पश्चिमी मीडिया ने इससे जुड़ी कुछ जानकारियां इंटरनेट पर डाली हैं और दावा किया कि मोस्कवा पर कुछ परमाणु हथियार भी तैनात थे। हालांकि ये सभी जानते हैं कि घातक वॉरशिप मोस्कवा में बेहद खतरनाक मिसाइलें तैनात की गई थीं। P-1000 मिसाइलों को तो रूस खास तौर पर मोस्कवा के लिए ही बनाता था। ऐसी मिसाइलें जिनका एक ही बार दुश्मन को चित करने के लिए काफी हो, सटीक, तेज और घातक। खबर है कि मोस्कवा पर हमेशा 2 ऐसी मिसाइलें रखी जाती थीं, जिनके पेलोड के साथ परमाणु बम भी लगाए गए हों। हालांकि इस जानकारी का मतलब ये कतई नहीं कि मोस्कवा के जरिए रूस की तैयारी यूक्रेन पर कोई परमाणु हमला करने की थी, लेकिन युद्ध की रणनीति के तहत मोस्कवा में हमेशा परमाणु हमले का विकल्प रहता था। लेकिन मोस्कवा के डूबते ही 2 परमाणु बम भी समुद्र में डूबने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो बड़े खतरे की घंटी होगी, क्योंकि समुद्र में डूबे परमाणु बम का समुद्र पर क्या असर होगा ये भी कहना मुश्किल है।
समुद्र में जलते जहाज के डूबने से उन परमाणु बमों के फटने की आशंका है या नहीं, ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि अगर मोस्कवा पर कोई परमाणु बम लगे थे तो जो समुद्र में डूब गए हैं, तो ये मसला जल्द ही ठंडा पड़ने वाला नहीं है। हालांकि रूस अब तक ये मानने को तैयार नहीं है कि मोस्कवा एक मिसाइल हमले की वजह से ढेर हुआ। बल्कि रूस का कहना तो ये है कि मोस्कवा के डूबने की वजह तकनीकी खामी की वजह से लगी आग बन गया। रूस का कहना है कि जंगी जहाज में आग लगने के बाद उसे बुझाने की कोशिश हुई, कोशिश कामयाब नहीं हुई, तो जहाज पर मौजूद नौसैनिकों को निकालने का ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन मोस्कवा के डूबने पर दुनिया में खलबली जरूर है। अमेरिका कह रहा है कि उसके पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि इसे मिसाइल हमला न मानने के कारण भी उसके पास नहीं है। मोस्कवा एक ऐसा जहाज था जो समुद्र में तैनात होकर आसमान की भी सुरक्षा करता था। ऐसे केवल 3 ही जहाज रूस के पास थे, जिनमें अब 2 ही बाकी बचे हैं। जाहिर है यूक्रेन की जंग के दायरे से निकलकर भी देखें तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरी तरफ रूस ने अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज के डूबने का बदला लेने के लिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए और वहां से हर दिन बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू हुए आज 52 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूसी सेना अब भी यूक्रेन में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई है। यूक्रेन में रूस की सेना को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसी से जुड़ा एक वीडियो यूक्रेन ने जारी किया है, जिसमें रूस के T-72 टैंक पर यूक्रेन की सेना कब्जा करते दिखी। रूस की सेना ये टैंक छोड़कर भाग गई थी, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने वहां पहुंचकर टैंक को अपने नियंत्रण में ले लिया। यूक्रेन ने ड्रोन से बमबारी कर खतरनाक माने जाने वाले रूस के कई T-72 टैंकों को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिनमें यूक्रेन का एक ड्रोन रूस के टैंकों पर बम गिराता दिखाई दिया। ड्रोन से गिराया गया बम जैसे ही टैंकों से टकराया, वहां धमाके के बाद तेज रोशनी उठी और धुएं का गुबार आसमान की तरफ उड़ता दिखाई दिया। यही नहीं, यूक्रेन के एक दूसरे इलाके में भी रूस के T-72 टैंक को ड्रोन से बम बरसाकर उड़ा दिया गया। ड्रोन से बम बरसाने का सिलसिला यही नहीं रुका और उसने टैंक को निशाना बनाकर कुछ और जगहों पर भी ऐसी ही तबाही मचाई और रूसी सेना के कई टैंकों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। T-72 टैंक रूस का एक ताकतवर टैंक है जो न्यूक्लियर हमलों से बचने के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, ये टैंक बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से भी अपना बचाव कर सकता है और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। लेकिन यूक्रेन ड्रोन की मदद से रूस के इन टैंकों को लगातार निशाना बना रहा है, जिससे रूसी सेना को तगड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता दें, कीव से रूसी सेना की वापसी के बाद वहां नरसंहार के संकेत मिल रहे हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारी का कहना है कि सिर्फ कीव में 900 से अधिक लोग मारे गए हैं। लोगों को मारने के बाद रूसी सेना ने लाशों को खुली सड़क में छोड़ दिया है, जिससे अब अस्थायी तौर पर दफनाया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि 95% लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। उन्होंने कहा कि मलबे के नीचे और सामूहिक कब्रगाह से हर दिन लाशें निकाली जा रही हैं। उधर यूक्रेन की एक पर्वतारोही अपने देश के लिए समर्थन जुटने नेपाल पहुंच गई। काठमांडू में उन्होंने एवरेस्ट फतेह की तैयारी भी शुरू कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें पर्वतारोही अंतोनिना समोलोवा जरूरी चीजों की पैकिंग करती नजर आई। बैग पैक करने के बाद उन्होंने होटल से चेकआउट किया और फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए निकल गई। अंतोनिना एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई कर यूक्रेन का झंडा वहां फहराना चाहती हैं। ऐसा करने के पीछे उनका मकसद है कि अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना और दुनिया से समर्थन जुटाना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में हनुमान जयंती को भव्य बनाने के लिए शिवसेना और राज ठाकरे के बीच होड़ लग गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पुणे के खालकर चौक में स्थित मारुति मंदिर में महाआरती करेंगे। वहीं शिवसेना ने शाम करीब 7:30 बजे मुंबई के दादर इलाके में महाआरती का आयोजन किया है। पुणे के खालकर चौक में स्थित मंदिर में होने वाली महाआरती के लिए बाकायदा पोस्टर भी जारी किए हैं। इस पोस्टर पर राज ठाकरे को हिंदू जननायक बताया गया है। वहीं भगवान हनुमान को क्रोधित मुद्रा में दिखाया गया है। एमएनएस ने दावा किया है कि शाम 6 बजे होने वाली इस महाआरती में पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल होंगे। तो एमएनएस शिवसेना में होड़ मची हुई है। राज ठाकरे भी महाआरती करने वाले हैं, जबकि शिवसेना ने भी महाआरती का आयोजन किया है। हनुमान जयंती के मौके पर दोनों
यहाँ पर समारोह होने वाले हैं दोनों नेताओं की तरफ से और राजनीति इस पर गर्मा चुकी है। उधर मुंबई के पास मुंब्रा इलाके के पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अब्दुल मतीन शेखानी ने लाउड स्पीकर मामले पर आपत्तिजनक बयान दे दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इससे पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी, जिस पर भड़के पीएफआई के कई समर्थक मुंब्रा इलाके में इकट्ठा हो गए। इस दौरान कई लोगों के हाथों में पीएफआई का झंडा भी दिखाई दिया। वहीं अब्दुल मतीन शेखानी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग लाउड स्पीकर के बहाने देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इसी बीच उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं।